वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चन को डिटेल के साथ देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, UPSI महासंग्राम 2021 नोट्स जो कि आपके सिलेबस पर आधारित है, यह नोट्स मात्र आपको 150 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 PDF का संग्रह जो कि टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण GS, उत्तर प्रदेश विशेष गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं, ताकि आपको सारे टॉपिक से टॉपिक मिल जाए जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर और डिटेल आपको चाहिए तो आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। आपको बता दूँ कि किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो आप उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप कितनी भी जानकारी जानते हैं वो भी ज़रूर लिखें। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, फासीवाद के मुख्य अधिवक्ता थे। ऑप्शन आपके पास मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, सेंट साइमन या फिर रॉबर्ट ओमेन। क्या पूछा है, फासीवाद के मुख्य अधिवक्ता कौन थे? इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुसोलिनी जो थे यह फासीवाद के प्रमुख या मुख्य अधिवक्ता थे। अब देखते हैं इसके बारे में। बेनिटो मुसोलिनी एक इतावली राजनेता थे। कौन से इतावली राजनेता थे? कौन? बेनिटा मुसोलिनी। आगे देखेंगे, जिन्होंने 1922 से 1943 तक देश की सत्ता में रहने वाले राष्ट्रीय फासीवाद पार्टी का नेतृत्व किया। जो राष्ट्रीय फासीवाद है, यानी कि आपने अभी देखा कि फासीवाद के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो कौन थे? मुसोलिनी। अब इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय फासीवाद पार्टी का नेतृत्व किया। उन्हें फासीवाद एक या तो फिर कट्टरपंथी राजनीति, राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा निर्माण के प्रमुख हस्तियों में से एक होने का श्रेय मिलता है। या तो उन्हें फासीवाद कहा गया है या एक कट्टरपंथ राजनीतिक राष्ट्रवाद कहा गया है। इसके साथ साथ मूल रूप से इतावली सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य में अवंती के संपादक, यानी कि 1912 से 1914 तक मुसोलिनी है, इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया था? इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में उत्साही राष्ट्रवाद के रूप में लड़ाई की थी। उत्साही राष्ट्रवाद के रूप में किसने लड़ाई की थी प्रथम विश्व युद्ध में? तो किसने की थी? आपको याद रखना है, मुसोलिनी ने। और 1919 में जो प्रकाशित फासीवाद, जिसमें कि क्या था, मैनिफेस्टो में अपने राष्ट्रवाद और सामाजिक विश्वासों के उत्प्रेरक करते हुए 1919 में फेडी कॉम्पेट बनाया था। एक क्वेश्चन यह भी हो गया कि जो फेसी डी कॉम्बेटिमेंटो है यह किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? मुसोलिनी ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1919 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसकी शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया? ऑप्शन है आपके पास लोके, रूसो, हेगेल या फिर प्लेटो। और प्रश्न रहेगा आपके पास कि किसकी शिक्षाओं ने क्या किया था, जो फ्रांसीसी क्रांति है उसको प्रेरित किया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूसो की जो शिक्षाओं थी उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को क्या किया था? प्रेरित किया था। आइए देखते हैं। जीन जैक्स रूसो एक जीववान दार्शनिक, इसके साथ साथ लेखक और फारसीसी अभिव्यक्ति के 18वीं शताब्दी के रोमांटिकवादा के संगीतकार थे। किसके थे? रोमांटिकतावादा के संगीतकार थे। आपको ये याद रखना है कि रोमांटिकतावादा के जो संगीतकार थे वह कौन थे? तो कौन थे? जीन जैक्स रूसो। इसके साथ साथ उनके राजनीतिक दर्शन में फ्रांसीसी क्रांति के साथ साथ आधुनिक राजनीतिक, समाजशास्त्री और जो शैक्षिक विचार है उसके समग्र विकास को प्रभावित किया है, यानी कि उसका विकास करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोत्साहन दिए हैं। फ्रांसीसी क्रांति की अवधि के दौरान रूसो जो जोकोबिन क्लब के सदस्यों के बीच दार्शनिक से सबसे लोकप्रिय था। इसके साथ साथ यह लाइन आपको इम्पोर्टेंट है कि रूसो एक फ्रेमासन, पेरिस में पेंटागन में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में हस्तक्षेप किया गया था। आपको यह रखना है कि एक राष्ट्रीय नायक के रूप में हस्तक्षेप किसे किया गया था? तो रूसो एक फ्रेमासन, पेरिस में पेंटागन में क्या किया गया था? एक राष्ट्रीय नायक के रूप में हस्तक्षेप किया गया था। अब इसके साथ साथ उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1794 में उसकी मृत्यु के 16 साल बाद। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 100 साल के युद्ध में कौन से दो देश शामिल थे? ऑप्शन है आपके पास तुर्की और ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और फ्रांस, फिलिस्तीन और इजराइल, या फिर जर्मनी और रूस। क्या पूछा गया है कि जो 100 साल का युद्ध था उसमें कौन से दो देश शामिल थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस, यह दोनों क्या थे? देश 100 साल के युद्ध में शामिल थे। आइए देखते हैं। 100 साल का युद्ध इंग्लैंड के साम्राज्य और फ्रांस के साम्राज्य के बीच कब किया गया था? 1337 से 1453 के बीच हुआ था। इसके साथ साथ फ्रांसीसी सिंहासन को नियंत्रण करने के लिए उनके विभिन्न सहयोगी थे। यहाँ नॉर्मन के ड्यूक के शेष रहते 1066 में इंग्लैंड के राजा बनने वाले जो विलियम द कॉन्कर थे, इनके लिए वापस डेटिंग की एक वंशीवादी असहमति का परिणाम था। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यह चीज़ याद रखना है कि जो इसका युद्ध कब हुआ था? इसका युद्ध हुआ था 1337 से 1453 में। इसके साथ साथ यह देखना है आपको कि कई कारकों के कारण युद्ध का ऐतिहासिक महत्व है। हालांकि मुख्य रूप से वंशीवादी संघर्ष युद्ध के फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों राष्ट्रवाद के विचारों की गति दी। इसने मिलिट्रो के नए हथियार और रणनीति का परिचय दिया गया है। मिलिट्रो की जो नई हथियार और रणनीति का परिचय कौन से युद्ध में मिला है? तो 100 साल के युद्ध में, जिसमें पश्चिम यूरोप में भारी घुड़सवार सेना को वर्चस्व वाली जो सामंती सेना है उनको पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। जो पश्चिम यूरोप की जो घुड़सवारी सेना थी ना, उनका जो वर्चस्व वाली सेना थी, इसकी पुरानी व्यवस्था थी, इसको क्या कर दिया गया था? इस समय खत्म कर दिया गया था। कौन से युद्ध में? 100 साल के युद्ध में। अगला है वाटरलू में स्थित है इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन या फिर बेल्जियम। अब देखो वाटरलू स्थित कहाँ पर है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेन में स्थित है। सॉरी, वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, वाटरलू कहाँ पर स्थित है? वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। आइए देखते हैं। वाटरलू की लड़ाई रविवार, आपको सिर्फ याद रखना है कि 18 जून 1885। अगर आपको डेट नहीं याद रहती तो ज़रूर याद रखना चाहिए कि 1815 में, मतलब कि 18 जून 1815 में वर्तमान बेल्जियम में वाटरलू के पास, जो फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का हिस्सा थी। किसका हिस्सा थी? यह यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का हिस्सा थी। सम्राट नेपोलियन की कमान के तहत एक इंपीरियल फ्रांसीसी सेना को 7वें गठबंधन की सेना ने हराया था। ठीक है, जो नेपोलियन की जो सेना थी, जिसका क्या नाम था? इंपीरियल फ्रांसीसी सेना, उसको 7वें जो गठबंधन की सेना थी उसने हराया था। इस बीच इसके बाद क्या हुआ? जिसमें ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की कमान के तहत एक एग्लो एलाइड सेना शामिल थी, जो गेबरहार्ड वॉन ब्लेचर की कमान के एक जो एशियाई सेना है उसके संयुक्त थी। यह वाटरलू अभियान और नेपोलियन के अंतिम युद्ध का समापन था। ठीक है, जो वाटरलू अभियान था यह नेपोलियन के अंतिम युद्ध का क्या था? समापन था, मतलब इसके बाद युद्ध नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है लेडी विद द लैंप के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास जॉन ऑफ आर्क, हेलेन केलर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या फिर सरोजनी नायडू को क्या कहा है? लेडी विद द लैंप। ठीक है, क्या कहा है? लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विद द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। आइए देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी नर्स, लेखक और सांख्यिकी विदिक थी। यह क्रोमिया युद्ध के दौरान नर्सिंग में अपने अग्रणी काम के लिए प्रमुखता के लिए आई थी। आपको याद रखना है जो फ्लोरेंस है यह अंग्रेजी नर्स होने के साथ साथ लेखक भी थी और सांख्यिकी विद भी थी। इसके साथ जहाँ वह घायल सैनिकों की ओर थी, उसे रात में चक्कर लगाने की आदत थी, तो उसे द लेडी विद द लैंप करार दिया था। मतलब कि यह क्या करती थी? रात में चक्कर लगाती थी, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? द लेडी विद द लैंप करार कर दिया गया। नाइटिंगेल ने 1860 में लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में अपनी नर्सिंग स्कूल की स्थापना के साथ साथ व्यावसायिक नर्सिंग की नींव रखी, जो दुनिया का पहला धर्मनिरपेक्ष नर्सिंग स्कूल था। कहाँ पर? लंदन में। दुनिया का पहला धर्मनिरपेक्ष नर्सिंग स्कूल था, वह कहाँ पे था?
तो वह लंदन में था। किसके द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है फ्लोरेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर के लिए एंटी सेमिज्म का मतलब था। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास एंटी ब्लैक पॉलिसी, यहूदी विरोधी नीति, एंटी प्रोटेस्टेंट नीति या फिर जर्मन विरोधी नीति। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एडोल्फ हिटलर थे उनके लिए एंटी सेमिटिज्म का क्या मतलब था। ठीक है, इसका मतलब पूछा गया है कि क्या मतलब था। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहूदी विरोधी नीति ही इसका अर्थ था। ये देखते हैं अब यह यहूदी विधि क्या था। तो देखो, यहूदी विरोधी भावना उनके यहूदी रियासत से जुड़े कारणों के लिए यहूदियों के प्रति घृणा, उनके प्रति भेदभाव का संदेह था। उसे जो संदेह हुआ करता था, यानी घृणा, और इसे क्या कहा जाए, इस समय क्या हुआ था, इस समय यहूदी विरोधी जो अभियान कहते हैं चलाए गए थे। इसके बाद देखेंगे सामाजिक वैज्ञानिक इसे नक्सलवाद का एक रूप मानते थे। जो सामाजिक वैज्ञानिक थे उन्होंने इसे क्या कहा गया था, तो इसे नक्सलवाद का रूप माना गया था। किसे? यहूदी विरोधी भावना को। यहूदी विरोधी भावना कई तरीकों से प्रकट की जा सकता है, जैसे कि व्यक्तियों, यहूदियों के खिलाफ घृणा, वही घृणा, भेदभाव, इस तरीके से। तो देखो, जेबर जो लेकर मॉब है, राज्य पुलिस या पूरी यहूदी समुदाय के सैन्य हमलों के द्वारा संगठित हमले तक। इसके बाद देखेंगे कि उत्पीड़न के चरम उदाहरण, यानी कि 1096 में पहले धर्म युद्ध, 1290 में इंग्लैंड से निष्कासन, 1391 में स्पेनिश यहूदियों का नरसंहार, 1432 में स्पेन के निष्कार का उत्पीड़न। मतलब इस तरीके से कई प्रकार के यहाँ पर युद्ध हुए, बहुत सारे नरसंहार शामिल थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब रूस में प्रोग्मस डेफ्स प्रकरण, हिटलर के जर्मनी द्वारा अंतिम समाधान, आधिकारिक सोवियत विरोधी जो इस तरह की नीतियाँ थी ना, इनको क्या हुआ था, इनका पलायन हो चुका था। आपको यह याद रखना है कि जो यहूदी विरोधी भावना है यह क्या है। इसका सिंपल सा यह था कि इसमें घृणा और भेदभाव को लेकर यहूदी विरोधी भावना उत्पन्न थी, और इसे जो सामाजिक वैज्ञानिक थे इसे क्या करते, तो सामाजिक वैज्ञानिक थे इसे नक्सलवाद का एक रूप मानते थे। इस चक्कर में मतलब बहुत सारे युद्ध भी हुए। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपोलो किसका देवता है। ऑप्शन है आपके पास भविष्यवाणी, दवा, प्रेम या शांति। अब देखो, जो अपोलो है यह किसका देवता है, तो अपोलो भविष्यवाणी कहा जाता है। ठीक है, देवता है किसका, अपोलो किसका देवता है, तो अपोलो भविष्यवाणी का देवता है, जो कि ग्रीक पौराणिक कथाओं में कहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। अपोलो प्राचीन ग्रीक और रोमन धर्म, ग्रीक और रोमन जो पौराणिक कथाओं है उसको ग्रीक रोमन नियो व्युत्पत्ति या ओलंपिक देवताओं के सबसे महत्वपूर्ण और जटिल में से एक है। इतना याद रखना है कि यह जो इसे क्या कहा गया है, इसे अपोलो प्राचीन ग्रीक, रोमन धर्म या ग्रीक और रोमन पौराणिक कथा, ठीक है, नाम दिए गए हैं। इसमें क्या होता था, इसमें जो युवा है उसमें आदर्श जैसे प्रकाश, सूर्य, सत्य, भविष्यवाणी, उपचार, प्लेग, संगीत, कविता, ऐसे बहुत कुछ के देवताओं के रूप में मान्यता दी गई है। डेल्फिक ओरेकल के भविष्यवाणी देवता, ठीक है, क्या कहा गया है, किसके देवता है, तो डेल्फिक। चिकित्सा और उपचार अपोलो के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वह स्वयं देवता के माध्यम से या फिर पुत्र अस्कियल्स के माध्यम से। इसके साथ साथ क्या वह अपोलो को एक देवता के रूप में देखा गया जो अस्वस्थता और घातक प्लेग ला सकता था। अगला है, डचेस ऑफ कॉर्नवाल कौन है। ऑप्शन है आपके पास डायना, कैमिला, एनी या फिर मार्गरेट। डचेला ऑफ कॉर्नवाल कौन थे, तो आपको याद रखना है कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैमिला को ही डचेस ऑफ कॉर्नवाल कहा गया है। अब क्यों कहा गया है, आइए देखते हैं। कैमिला डचेस ऑफ कॉर्नवाल जीसीबी और चार्ल्स की दूसरी पत्नी, वेल्स के राजकुमार और ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य थे। अपनी दूसरी शादी के खिलाफ जो पति का जो खिताब है उसमें डचेस ऑफ कॉर्नवाल, डचेस ऑफ रोथसे, काउंटेस ऑफ चेस्टर, इस तरीके के इन्हें रूप में साझा किया। यद्यपि वह वेल्स की राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण वेल्स की राजकुमारी भी है।
ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल के द्वितीय खिताब से जानी जाती है कौन? स्कॉटलैंड के जो डचेस ऑफ रोटेस है इन्हें द्वितीय खिताब के नाम से जाने जाती है। कौन जानी जाती है? तो डचेस ऑफ कॉर्नवाल। सिर्फ इतनी जानकारी इसमें इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है फासीवाद की विचारधारा में विकास हुआ। ऑप्शन है आपके पास जर्मनी का, जापान का, इटली का या फिर रूस का। फासीवाद की जो विचारधारा थी इसमें किसका विकास हुआ था? तो इटली का विकास हुआ था। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इटली का विकास फासीवाद की जो विचारधारा है उस समय हुआ था। आइए देखते हैं। फासीवाद की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली के राष्ट्रीय संघवादियों ने की थी। इटली के राष्ट्रवादियों की ने स्थापना किसी की? तो फासीवाद की स्थापना की थी। कब? प्रथम विश्व के युद्ध हुआ था इसके दौरान। जो वामपंथी और दक्षिणपंथ राजनीतिक विचारों को मिलाते थे। फासीवादियों ने आमतौर पर वामपंथी वर्णक्रम के किसी भी वर्ग के साथ एक मजबूत संबंध रखने का विरोध किया। इसे अपनी मान्यताओं का वर्णन करने के लिए अपर्याप्त मानते हुए, हालांकि फासीवाद का जो लक्ष्य था वह क्या था? वह यह था कि सहज रूप से श्रेष्ठ समझ जाने वाले लोगों के रूप में समझ जाने के जो शासक है उसको बढ़ाना, यानी कि जो समाज में जो शुद्ध करने की मांग है उस समाज को शुद्ध करना, सिर्फ यही इनका मुख्य कारण था। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? फासीवाद कई विचारधाराओं का विरोध करता था। अब किस किस का विरोध करता था? तो उसमें एक तो रूढ़िवादिता, उदारवाद, समाजवाद, इस तरीके के प्रमुख रूप थे जिनका वह विरोध करता। पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वह दो थे। वह कौन से थे? एक साम्यवाद और एक सामाजिक लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड वेवेल, जनरल आइजनहावर, जनरल रोमेल या फिर जनरल मैकआर्थर। किससे क्या कहा गया है? डेजर्ट फॉक्स। और डेजर्ट फॉक्स किसे कहा गया है? तो जनरल रोमेल को ही डेजर्ट फॉक्स कहा गया है। आइए देखते हैं। इरविन जोहानस यूजेन रोमल, क्या नाम था इनका? इरविन जोहानस यूजेन रोमल इनका पूरा नाम था, जिसे डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का एक जर्मनी फील्ड मार्शल था। द्वितीय विश्व युद्ध का एक जर्मनी फील्ड मार्शल कौन था? तो कौन था आपको याद रखना है? रोमेल। आगे देखेंगे उसने अपने स्वयं को सैनिक और दुश्मनों के सम्मान को जीता। वे प्रथम विश्व युद्ध के एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे और इतावली मोर्चे पर उनके कारनामों के लिए उन्हें पोर ले मेटिन से सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि पोर ले मेरिट से किस सम्मानित किया गया था? इतावली मोर्चे में तो यूजेन रोमेल को सम्मानित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने फ्रांस में 1940 के आक्रमण के दौरान खुद को 7वें पेंजर डिवीज़न है उसमें कमांडर के रूप में प्रतिष्ठित किया। हालांकि यह उत्तरी अफ्रीका अभियान में जर्मनी और इतालवी बलों का नेतृत्व था। उसने क्या किया था? इन्होंने डेजर्ट फॉक्स की किंवदंती स्थापित की थी। ठीक है, डेजर्ट फॉक्स से क्या किया था? इन्होंने किंवदंती स्थापित की थी। किसने की थी? रोमेल ने। इसके साथ साथ जिसने डेजर्ट फॉक्स की तो हो गया है। इसके बाद इन्होंने संघर्ष के रेगिस्तान युद्ध में सबसे कुशल कमांडर में से एक माना जाता है। आपको इसमें याद रखना है, एक तो इन्होंने डेजर्ट फॉक्स की जो किंवदंती स्थापित की, इसके साथ साथ यह पोर ले मेटिन से सम्मानित भी किए गए थे। इसके साथ साथ इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें डेजर्ट फॉक्स भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? डरविन जोहान्स यूजेन रोमेल को। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।